नमस्ते दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जो है यूपी बोर्ड क्लास 10th का साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे, विज्ञान के पेपर को हल करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि साइंस के पेपर में जो है 3 पार्ट होते हैं, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो इन तीनों में से मैं सिर्फ भौतिक विज्ञान वाले पेपर को सॉल्व करने वाला हूँ। और आपको पैटर्न पता होगा कि टोटल जो है 20 क्वेश्चन विज्ञान के पेपर में 20 क्वेश्चन बहुविकल्पीय आते हैं, बाकी सारे लॉन्ग आंसर वाले होते हैं। तो 20 में से 7 फिजिक्स का होता है, 7 बायो का होता है और 6 केमिस्ट्री का होता है। तो वो 7 क्वेश्चन फिजिक्स वाले मैं यहाँ सॉल्व कराऊंगा और 4 लॉन्ग आंसर फिजिक्स के आते हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तो टोटल 11 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। और ये जो है स्टार्ट करेंगे आज 2025 के सेट 1 से, जिसका कोड दिया है 824 सीजे। आपके पास अनसॉल्व पेपर हो या फिर कोई क्वेश्चन बैंक हो जिसमें पीछे दिए रहते हैं अनसॉल्व पेपर, वहां से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन भी मैं लिखूंगा और एक तरफ से सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं 2025 का सेट 1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पीय वाले प्रश्न। पहले 7 बहुविकल्पीय करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। बिंब की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? बिंब का मतलब यहाँ पे होता है वस्तु, ऑब्जेक्ट। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। तो पहला है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, और वक्रता केंद्र से परे दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो कैसा बन रहा है प्रतिबिंब? अवतल दर्पण है। पहली बात तो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में 6 केस आपने पढ़ा होगा, 6 जगह पे हमने ऑब्जेक्ट रख रख के प्रतिबिंब बनाया होगा। तो कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है और बिंब से बड़ा बन रहा है। तो आभासी एक ही केस में बनता था, पहले लास्ट 5 केस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता था। आभासी एक में बनता था जब वस्तु को कहाँ पे रखते थे हम, अवतल दर्पण है ना, जब वस्तु को कहाँ पे रखते थे? फोकस और वक्रता केंद्र के सॉरी ध्रुव के बीच में। फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु रखा जाता था तो दर्पण के पीछे बनता था और वह सीधा बनता था, वस्तु के बड़ा बड़ा बनता था। तो ये डायग्राम यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में, जब वस्तु को या फिर बिंब को जब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो ऐसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, बड़ा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस समभुता है। गोलीय दर्पण दिया है आपका एक, और एक गोलीय लेंस, दोनों की फोकस दूरी कितनी दी गई है? -15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसमें से पूछ रहा है वो दर्पण तथा लेंस समभुता है। पहला ऑप्शन है दोनों अवतल, दूसरा है दोनों उत्तल, और तीसरा है दर्पण अवतल हो तथा लेंस उत्तल हो, चौथा है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल हो। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप यहीं से पता लगाएंगे कि फोकस दूरी निगेटिव किसकी होती है। देखो, मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से इसको एक बार याद कर लीजिए। चाहे वो दर्पण हो या फिर लेंस हो, अगर दोनों की फोकस दूरी निगेटिव है तो वो दोनों कौन से होते हैं? अवतल होते हैं। ठीक है, चाहे अवतल लेंस ले लो या अवतल दर्पण, दोनों की फोकस दूरियां निगेटिव होती हैं। और अगर आप उत्तल में जाएंगे, उत्तल दर्पण ले लो या उत्तल लेंस ले लो, दोनों की फोकस दूरियां पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। तो यहाँ पे फोकस दूरी निगेटिव है तो दोनों क्या हो जाएंगे? दर्पण और लेंस दोनों अवतल हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन दिया है दोनों अवतल, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस का अवतल लेंस, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो पहली बात, अगर हमें डिक्शनरी में, शब्दकोश में छोटे अक्षरों को पढ़ना है तो छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? पहले हम अपनी डिमांड तो देख लें, हमें क्या चाहिए। हम चाहते हैं वो छोटे अक्षर हमें बड़े होकर दिखाई दें और सीधे दिखाई दे, क्योंकि लेंस में, कुछ लेंस में उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो उल्टा तो नहीं चाहिए ना, सीधा चाहिए और बड़ा चाहिए। तो जो अवतल लेंस होता है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि अवतल लेंस में 2 ही केस बनते थे और दोनों केस में सीधा प्रतिबिंब बनता था, लेकिन वह उससे छोटा बनता था। दोनों केस में सीधा तो बनता था लेकिन छोटा बनता था। तो अवतल लेंस तो हम बिल्कुल नहीं लेंगे, अवतल लेंस कैंसिल हो जाता है।
उत्तल लेंस में याद करिए जब वस्तु जो है फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा जाता था तब सीधा बनता था, आभासी बनता था और वस्तु से बड़ा बनता था। तो यही उत्तल लेंस चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 बार उत्तल लेंस लिखा है। एक तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का। तो आप चाहे इस बात को याद रख सकते हैं या फिर मैं यहाँ पे प्रूफ भी कर दूंगा कि जब जितनी कम फोकस दूरी होती है उत्तल लेंस की, वो उतना ज्यादा मैग्नीफाई करता है, उसको जूम करता है, प्रतिबिंब जो है उतना बड़ा दिखता है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, पदार्थ सेम है, लंबाई समान है, व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम के संयोजन में संयोजित किए जाते हैं, तो उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। अब ये सेम देने होने का मतलब क्या है कि पदार्थ भी सेम है, तो प्रतिरोध, क्योंकि हमें ऊष्मा निकालना है, तो ऊष्मा का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, एच इक्वल टू वी स्क्वायर बाय, 3 फार्मूले होते हैं वैसे, 3 फार्मूले होते हैं, कौन सा है, आई स्क्वायर आर टी, और ये हो जाता है वी आई टी, और एक हो जाता है आपका तीसरा वी स्क्वायर बाई आर टी। ठीक है, यहाँ पे टाइम नहीं दिया है तो कोई भी एक फिक्स टाइम मान लो, सबसे अच्छा होता है 1 सेकंड मान लो। तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर हो जाएगा, वी आई हो जाएगा, वी स्क्वायर बटे आर हो जाएगा। अगर टाइम दिया होता तो टाइम रखते, नहीं दिया है तो हम 1 सेकंड मान के उतने में निकाल सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, तो इसके लिए देखो, या तो करंट पता हो या तो वोल्टेज, करंट, या अगर ये वाला फार्मूला यूज करते हैं तो धारा, वैद्युत धारा पता होनी चाहिए, प्रतिरोध पता होना चाहिए, इसमें विभवांतर पता हो, धारा पता हो। तो धारा तो पता नहीं है क्योंकि हमें बैटरी नहीं दिया कितने वोल्ट की बैटरी, तो धारा निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो ये दोनों फार्मूले तो कैंसिल हो जाते हैं, बचेगा वोल्टेज और आर। तो ये दोनों हम 20 वोल्ट की बैटरी मान के कर सकते हैं। तो आर का फार्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए। रो पदार्थ पर डिपेंड करता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, पदार्थ सेम है तो सबका रो सेम हो जाएगा दोनों तारों का, लंबाई भी सेम दिया है, और अगर व्यास सेम है तो त्रिज्या सेम होगा, त्रिज्या सेम है तो क्षेत्रफल सेम होगा, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर त्रिज्या सेम है तो ओवरऑल जो दोनों तार दिए हैं ना, उनका ये सब सेम देने का मतलब ये है कि दोनों का प्रतिरोध समान है, आर वन आर टू दोनों बराबर है ना, और हम इनको मान लिया आर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं फिर पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम का मतलब समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब क्या होता है, दोनों प्रतिरोध को ऐसे हम जोड़ दिया, आर आर, इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट। जब श्रेणी क्रम में होता है सिंपल सा दोनों को जोड़ देते हैं, आर प्लस आर 2 आर हो जाएगा। अब इसमें से कितनी ऊष्मा निकलेगी, मान लिया H1, H1 बराबर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर। टी को 1 सेकंड मान लेंगे क्योंकि टाइम दिया नहीं है कुछ। तो H1 बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई, मान लो वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं, चलो जोड़ दिया, वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, तो H1 बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2 आर हो जाएगा, वी वोल्ट की बैटरी और इनका तुल्य प्रतिरोध कितना है, 2 आर। फिर कह रहा है दूसरा केस, दूसरा कंडीशन दिया है, दोनों को पार्श्व क्रम में जोड़ना है, यानी कि समांतर क्रम में, ऐसे कुछ जोड़ दिया गया, आर, दोनों तारों को इस तरह से आर जोड़ दिया गया। अब इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इनका तुल्य, आर और आर समांतर क्रम में होते तो क्या होता है, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 लगाएंगे, या फिर अगर दो ही हैं तो R1 R2 प्लस R2। तो ये इनका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट बराबर R1 R2, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे दोनों को जोड़ देते हैं, आर प्लस आर 2 आर हो जाएगा। तो एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, आर बाई 2 बचेगा। जैसे भी आप निकालते हो सॉल्व कर लो, कुछ है नहीं इसमें। तो आर इक्विवेलेंट हो गया आर बाई 2। अब इसको एक बैटरी से जोड़ो, वी वोल्ट की, क्योंकि हमें वी तो चाहिए होगा ना फार्मूला लगाने के लिए। अब यहाँ पे मान लीजिए हीट कितना, ऊष्मा कितना निकलता है, H2, तो कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर होता है फार्मूला, और यहाँ का आर कितना है, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध आया, आर बाई 2, आर बाई 2 करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा सीधा सीधा, चलो एक बार लिखिए नहीं तुम लोग, 2 वी स्क्वायर बाई 2 ऊपर चला गया आर। अब कह रहा है ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि H1/H2 ज्ञात करना है। तो H1 कितना है, वी स्क्वायर बाई 2 आर, और H2 कितना है, 2 वी स्क्वायर बाई आर। तो इसको ऐसे सॉल्व कर लो, वी स्क्वायर बाई 2 आर, ये ऊपर जाएगा तो आर ऊपर चला जाएगा, और नीचे 2 वी स्क्वायर, 2 वी स्क्वायर, तो आर से आर कैंसिल, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, 2 इंटू 2, नीचे क्या बचा, H1/H2 क्या हो जाएगा, 1/4, 1/4।
2 into 2 4, इसी को ऐसे लिखते हैं 1:4। तो कौन सा ऑप्शन है एक बार देख लीजिए। ऑप्शन नंबर है आपका सी, 1:4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे मैं बता दे रहा हूँ, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। सबने देखा होगा जनरेटर होता है, जनरेटर। तो यहाँ पे पहले ही ऑप्शन है जनित्र। जनित्र, ठीक है। जनरेटर इंग्लिश वर्ड है, जनित्र हिंदी वर्ड है। तो जनित्र वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में कौन से किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का, चलो इसको मैं करके दिखा देता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन से किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक बार मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। पहला ऑप्शन है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती हैं। दूसरा है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती हैं। तीसरा है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यीय होती हैं। चौथा है, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर आपने ये पढ़ा है तो, अगर एक लंबे धारावाही तार है जिसमें करंट आई जा रहा है, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है? अगर इस बिंदु पर मान लो किसी पॉइंट पे निकालना है, तो राइट हैंड थंब रूल से जिधर करंट जाता है विद्युत धारा, उधर अंगूठा रखते हैं और उंगलियों को घुमाते हैं उस पॉइंट की तरफ। ठीक है, उंगलियों को घुमाएंगे, जिधर घूम रही है उंगलियां उसी डायरेक्शन में होता है। तो ये पूरा पूरा अगर ऐसे ये तार है, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऐसे करंट अंगूठा ऊपर रखेंगे तो घुमाएंगे तो ये पूरा ऐसे वृत्त टाइप का बनेगा। और उसका केंद्र अगर इस बिंदु पर रखें, ये ये और उसका केंद्र तार पे होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से अंदर जा रही है तो अंदर जाने को क्रॉस से दिखाते हैं, यहाँ से बाहर आ रही है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ऐसे करेंगे ना, ऐसे बाहर आएंगी, तो ये इसको डॉट से दिखाते हैं। तो ये संकेंद्रीय वृत्त होते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4, बी वाला। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंड बा का वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न मतलब एक्सप्लेनेशन वाले, लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन। और इसमें फिजिक्स का पार्ट जो है 21, 22, 23, 24 4 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, तो चारों को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 लिया है हमने, इसमें 2 पार्ट दिए गए हैं, दोनों पार्ट मैंने लिख दिया है। अब जो है पहले फर्स्ट करते हैं फिर सेकंड करते हैं। ठीक है, तो पहला है, एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कैसा बन रहा है? अगर ये देखो, वस्तु का या प्रतिबिंब का आकार के बारे में बात किया गया है, प्रतिबिंब के आकार के बारे में, तो वो मतलब एम दिया गया है। एम की वैल्यू कितनी दी गई है? 2। 2 गुना दिया है ना, तो एम की वैल्यू 2 दी गई है। अब ये प्लस होगा कि माइनस? वास्तविक होता है तो एम की वैल्यू क्या हो जाती है? माइनस। उल्टा बनता है ना, तो माइनस आता है। और अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूर पर रखी वस्तु है। वस्तु की दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। और वस्तु हमेशा अवतल दर्पण से इधर होता है ना, बाएं साइड में, तो निगेटिव होता है। सब चीजें भी, छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो U-25 हो जाएगा। और क्या निकालना है? दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो फोकस दूरी के लिए हमारे पास फार्मूला होता है 1/f=1/v। दर्पण है तो 1/+1/u। लेंस होता तो यहाँ पे माइनस हो जाता। क्या है? हमें तो एफ निकालना है, ठीक है। यू पता है, वी नहीं पता है। वी पता चल जाए तो वी की वैल्यू रख के एफ की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करने। तो एम क्या होता है? एम का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, -v/u। यहाँ से वी निकाल सकते हैं कि नहीं, बताइए। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? v इक्वल्स टू, u इधर आ जाएगा एम यू, और माइनस इधर, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो v इक्वल्स टू -mu हो जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस एम की वैल्यू कितना दिया गया है? -2। चिन्ह के साथ रखेंगे सारी चीजें, u की वैल्यू -25। ठीक है, तो 25 दूनी 50, और माइनस माइनस प्लस, ओवरऑल एक माइनस बचेगा, -50 सेंटीमीटर। अब सारी वैल्यू इसमें रख दो। 1/f इक्वल्स टू 1/-50, और +1/u करेंगे तो माइनस है, तो यहाँ पे मैं सीधा माइनस लगा दे रहा हूँ, -1/25। अरे 1/-25 रखे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सीधा मैंने माइनस कर दिया। इस माइनस को यहाँ आगे लगा देता हूँ, ऊपर लगाओ नीचे लगाओ कहीं भी लगा लो। 1/f इक्वल्स टू, तो अब जैसे सॉल्व करना करो, चाहो तो एलसीएम ले लो 50। 50 एलसीएम ले लिया तो 1 हो जाएगा, -1। 50 1 के 50, और 25 दूनी 50, तो -2, तो -3/50।
तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, रिवर्स करेंगे तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, -50/3। तो 3 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 3 × 3 2 बचा, 3 × 18, फिर 2 बचा, 3 × 18 16.6। सब कुछ सेंटीमीटर में लिया था ना, सेंटीमीटर में दिया था, ठीक है, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो एफ की वैल्यू माइनस में आएगा, -16.6 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है, इसलिए 16 दशमलव माइनस में आ रहा हो। समझ में आ गया होगा क्या करना था, बस ये 2 गुना दिया था। अगर साइज की बात करें प्रतिबिंब की, तो सीधा दिमाग जाना चाहिए कहाँ पे, आवर्धन क्षमता वाले पे। आवर्धन क्षमता एम की वैल्यू दी गई है, और वास्तविक है, वास्तविक जब कोई भी प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो उल्टा बनता है, और उल्टा बनता है तो एम की वैल्यू निगेटिव होती है, इसलिए -2 दिया। 2 गुना दिया था, प्लस माइनस नहीं दिया था, हमने ये सोच के लिया कि भाई ये वास्तविक है तो माइनस होगा। अब फार्मूले में रख दिया, यहाँ से वी निकाल लिया, यू दिया था तो फार्मूले में रख के एफ निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड पार्ट 21 का, संलग्न चित्र में अपवर्तन कोण तथा माध्यम बी का माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो अपवर्तन कोण क्या होता है, यहाँ पे जो एंगल बनता है, ये आपतित किरण आ रही है मान लो, और ये अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण जो कोण बनाती है किसके साथ, अभिलंब के साथ, ये अभिलंब है नॉर्मल। अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, और अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे अपवर्तन कोण या अपवर्तक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे ये कोण दिया है 45 डिग्री, कंफ्यूज मत होना, इसे आई मत मान लेना, इसे आपतन कोण मत मान लेना, क्योंकि अभिलंब के साथ जो कोण बनता है ये वाला। तो अगर ये देखो टोटल 90, अभिलंब 90 अंश बनाता है, 90 डिग्री बनाता है टोटल ना अभिलंब, तो ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। यानी कि आई की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे, यही 45 हो जाएगा, आई आपतन कोण। ठीक है। अब ये 30 है, ये टोटल 90 होता है, अभिलंब है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 60। 60 30 90, अरे ये 30 है, टोटल 90 होना चाहिए तो 60 होगा, 60 30 90 अब हो गया। अब ये अपवर्तित किरण है, अब ये अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ कितना कोण बनाए, 60 डिग्री, यानी कि अपवर्तक कोण आर बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। हाँ, पहला वाला जवाब तो हमें मिल गया, अपवर्तक कोण का जवाब मिल गया, कितना, 60 डिग्री। अब दूसरा में क्या ज्ञात करना है, माध्यम एक माध्यम बी का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, किसके सापेक्ष, माध्यम ए के सापेक्ष। तो कभी भी सापेक्ष वाला क्वेश्चन आए तो समझ लेना, जिस सापेक्ष का निकालना है, किसका निकाल, सॉरी, जिस माध्यम का निकालना है, किसका निकालना है, बी का। तो बी का अपवर्तनांक, चलो मैं यहाँ पे अपवर्तनांक मान लीजिए, इसको मैंने N1 बोल दिया और इसको बोल दिया N2, नाम बोल दिया N1 N2। तो किसका निकालना है, माध्यम बी का निकालना है, किसके सापेक्ष, ए के। तो माध्यम बी वाले को ऊपर रखेंगे, जिसका निकालना है, जिसके सापेक्ष निकालना है उसके अपवर्तनांक को नीचे निकालने, ये हमें कैलकुलेट करना है एक्चुअल में। माध्यम बी का अपवर्तनांक माध्यम ए के सापेक्ष, तो जिसका निकालना है माध्यम बी का ऊपर रहेगा, जिसके सापेक्ष निकालना है वो नीचे रहेगा, यही कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसके लिए हमें स्नेल लॉ पता है। स्नेल लॉ क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू N2/N1, इस तरीके से करते हैं। कभी कभी N1 N2 में कंफ्यूज होते हैं, तो क्या करेंगे, हम यहाँ वाला आई वाला आपतन कोण लेंगे और यहाँ का अपवर्तनांक ऐसे लिखते हैं, स्नेल लॉ से, स्नेल लॉ। यहाँ का N1 साइन आई ऐसे लिखना, साइन आई अपॉन साइन आर, वो वाला मत याद करो, कंफ्यूज हो जाओगे बार बार। सीधा सा जिस माध्यम का अपवर्तनांक ले लें उस माध्यम का कोण ले लेंगे, N1 साइन 45 बोल दें, यहाँ पर कोण आई कितना बन रहा है, 45, ये वाला नहीं, ये वाला कोण है, बराबर N2 साइन आर, आर कितना, 60 डिग्री। अब देखो ये वैल्यू शायद आपको क्वेश्चन में दी गई थी, हाँ क्वेश्चन में दिया है, आपको वैसे याद होना चाहिए, याद होना चाहिए साइन 45 और साइन 60 की वैल्यू। लेकिन अगर नहीं याद है तो क्वेश्चन में दिया था, इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि दिया है, लिखा नहीं मैंने यहाँ पे। तो सीधा सीधा लिखते हैं, हमें N2 अपॉन N1 ने ज्ञात करना है ना, तो N1 को इधर ले जाते हैं और साइन 60 को इधर ले आते हैं, तो साइन 45 अपॉन साइन 60 इक्वल टू N2/N1, यही निकालना है हमें, बी का माध्यम बी का अपवर्तनांक ए के सापेक्ष। तो कितना आ जाएगा, साइन 45 की वैल्यू कितनी, 1/√2। अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कर लो, हाँ उसमें दिया है वैल्यू। और साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है, √3/2 को सॉल्व करो इसे, N2/N1। ये ऊपर जाएगा तो 2 बाई कितना हो जाएगा, चलो इसको ऊपर ले जाते, तो 1/√2 इंटू, दिख रहा है यहाँ पे,
1/√2 इंटू 2/√3। ठीक है, तो 2 बाई ये कितना हो जाएगा? कहाँ कर दें, यहाँ कर दूँ? यहाँ से देखिए, N2/N1 इक्व टू आ जाएगा आपका 2/√2 इंटू √3 √6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर कर दो, या फिर थोड़ा सा रेशनलाइजेशन करना हो तो √6 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। कितना आ जाएगा ये? √6 से ऊपर करोगे तो 2√6 हो जाएगा, और √6 से नीचे करोगे तो ये 6 हो जाएगा, यानी कि √6/3 हो जाएगा। कर दूं मैं? चलो कर दे रहा हूँ। √6 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। √6/√6। अब देखो ध्यान से, ये क्या आ जाएगा? N2/N1 2√6 अपॉन √6 इंटू √6 6 आ जाएगा, 2 3 6, √6/3 आ जाएगी। अब इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, या फिर यहीं पे छोड़ दो तुम, 2/√6 कर दो। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए, इसने ला लगाना था बस। माध्यम ए का माध्यम बी के सापेक्ष, माध्यम नहीं, माध्यम बी का निकाला था। बी का हमने N2 माना था, N2 ऊपर N1 नीचे। फिर नोट कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें भी दो पार्ट है, दोनों पार्ट मैंने लिख दिया। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्टता पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए? तो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष का क्या मतलब होता है? जो व्यक्ति पास की वस्तुओं साफ देख सके और दूर की वस्तु को देख ना सके, मतलब साफ ना दिखाई दे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। और दूर की वस्तु को देखने के लिए हमें कौन से लेंस की जरूरत होती है? अवतल लेंस की जरूरत होती है। ये चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस प्रयोग होता है, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। ये भी पता होगा तो हम भी बता देंगे। तो इसमें से जो ऑप्शन ये था कि पढ़ने के लिए कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस, कैसा, तो इसका जवाब हो गया अवतल लेंस। अवतल लेंस। ठीक है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष है, मतलब दूर की वस्तुओं को देखने के लिए अवतल लेंस की जरूरत पड़ती है। कैसे जरूरत पड़ती है वो सब हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने, वो जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तब पढ़ा होगा, बताया गया होगा। और इसकी फोकस दूरी भी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्या दिया गया क्वेश्चन में? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्टता पढ़ सकता है, यानी कि उसकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो देख सकता है। दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है, लेकिन कहां तक देख सकता है? 20 सेंटीमीटर तक देख सकता है। तो अगर उसका प्रतिबिंब, जो भी वस्तु देख रहा है, उसको 20 सेंटीमीटर या उसके अंदर बने, तो वो साफ साफ देख पाएगा। बात समझ में आ रही है? 20 सेंटीमीटर तक देख सकता है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो अगर जो भी वस्तु, दूर वाली वस्तु है, अगर उसका प्रतिबिंब हम किसी तरीके से 20 सेंटीमीटर या उसके अंदर बना दें, तो वो देख लेगा। तो कुल मिला के ये जो 20 सेंटीमीटर दिया है दूर तक तो देख सकता है, तो ये उसका प्रतिबिंब वहां पे 20 सेंटीमीटर पर बनना चाहिए। और कह रहा है पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर, पुस्तक हमारे लिए वस्तु है जिसे हम देखना चाह रहे हैं, वो कितनी दूरी पर है? 25 सेंटीमीटर। अवतल लेंस है, वस्तु की दूरी तो हमेशा निगेटिव ही होगी, -25 सेंटीमीटर। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्टता पढ़ सकता है। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी? अवतल लेंस में याद होगा किधर बनता है प्रतिबिंब? अवतल लेंस कैसे होता है? प्रतिबिंब प्लस में होता है कि माइनस में? प्रतिबिंब की दूरी, अरे ऐसे आता है, समांतर आने वाले इधर ही तो बनता है, इधर ही तो वो भी तो माइनस में होगा, बस तो जिधर होता है उधर प्रतिबिंब, तो ये भी -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? 20 सेंटीमीटर पर अगर बनेगा तो वो साफ साफ देख पाएगा। सीधी सी बात ये है। ये जो दिया है कि 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्टता पढ़ सकता है, मतलब ये 20 सेंटीमीटर तक देख सकता है, उसके दूर की नहीं दिखाई देगी, क्योंकि उसे निकट दृष्टि दोष है, तो दूर का नहीं देख पाएगा। कहाँ तक देख पाएगा? 20 सेंटीमीटर। लेकिन पुस्तक कहाँ रख दी गई है? 25 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी होगी 25 सेंटीमीटर, माइनस में 25 लेंगे, 25 वस्तु की दूरी को निगेटिव लेते हैं। और तो अगर वो प्रतिबिंब उसका -20 सेंटीमीटर पे बन जाए तो वो देख लेगा, क्योंकि 20 सेंटीमीटर तक देख सकता है। तो अब वहां पे फोकस दूरी कैलकुलेट करना है। 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा? कर, चलो, 1/f कितना हो जाएगा? 1/v -1/u होता है ना, तो लगा दो। 1/v कितना है? -20, और -1/u कितना है? -25 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25। तो सॉल्व कर लो इसे। 1/f कितना हो जाएगा?
20 और 25 सॉल्व करो इसे, -25 प्लस 20 अपॉन 500, तो कितना हो जाएगा -5/500, ये आ जाएगा 100। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, माइनस है यहाँ पे ध्यान रखना, -100 सेंटीमीटर। देखो अवतल लेंस था इसलिए माइनस भी है, चाहे तो आप कैलकुलेट कर लेते, निगेटिव आता इसलिए बोल देते अवतल लेंस, लेकिन अवतल लेंस पता होगा तभी तो हम ये निगेटिव रख पाएंगे। चलिए ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या है, +20 डायोप्टर क्षमता की लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्षमता क्या होती है, P = 1/f। पी की वैल्यू दिया है कितना, +20 डायोप्टर, तो यहाँ पे पी की वैल्यू +20 रखेंगे, 1/f। एफ क्या होता है, मीटर में होता है, जो भी एफ की वैल्यू आएगी वो मीटर में आएगी बस। तो एफ इधर आएगा, 20 इधर आ जाएगा, F = 1/20। तो ये आ जाएगा ओवरऑल मीटर में। कितना हो जाएगा, डेसिमल लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, दशमलव लगा के जीरो बढ़ाएंगे, 10 होगा, नहीं जाएगा, फिर एक जीरो यहाँ बढ़ा के जीरो बढ़ाएंगे, 100 हो जाएगा, 20×5 100 हो जाएगा, 0.5 मीटर आ गया। अब अगर इसे सेंटीमीटर में बदलना है, सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे हम, 0.05 है, 100 से गुणा कर देंगे तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर मीटर में आंसर देना है तो ये 0.05 मीटर और सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। दो पार्ट इसमें भी है। तो फर्स्ट पार्ट है, यदि किसी तार को बीच में मोड़कर दोहरा करके एक साथ मरोड़ दिया जाए तो अब उसका प्रतिरोध कितना होगा। एक तार है, ध्यान से देखिएगा, एक तार है, ठीक है, मान लिया हमने इसकी लंबाई कितनी है, एल है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्षेत्रफल है ए, और इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता वो कितना है, रो। तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R = ρL/A, ये तो होगा। अब क्या क्या कह रहा है, मान लो ये तार हमारे पास था, अब इसको क्या किया जा रहा है, यदि किसी तार को बीच में मोड़कर दोहरा करके एक साथ मरोड़ दिया जाए, इसको बीच से मोड़ दिया गया, बीच से क्या किया गया है, इसको मोड़ दिया गया। तो अगर बीच से मोड़ा जा रहा है तो पूरी लंबाई एल थी, तो मोड़ने के बाद कितनी हो जाएगी, लंबाई L/2 हो जाएगी, और ये तार थोड़ा सा मोटा और हो जाएगा क्योंकि मरोड़ दिया गया है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, L/2। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखो जब एक था पूरा लंबाई था ए था, अब इसको मोड़ कर डबल कर दिया गया है, तो इसका क्षेत्रफल 2a हो जाएगा कि नहीं, कॉमन सेंस से इतना सोच सकते हैं। और तार वही है, मतलब अगर ये तांबे का तार है तो ये भी तांबे का है, तो रो नहीं बदलेगा। रो डिपेंड करता है मटेरियल पे, जब तक मटेरियल नहीं बदलेगा तब तक रो नहीं बदलेगा। तो अब यहाँ पे हमने मान लीजिए प्रतिरोध बदल गया होगा, जाहिर सी बात है, लंबाई पर डिपेंड करता है, क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, तो लंबाई और क्षेत्रफल दोनों बदल रहे हैं, तो प्रतिरोध बदल जाएगा। तो हमने माना यहाँ का प्रतिरोध आर डैश हो गया, तो आर डैश कितना हो जाएगा, रो L/A। तो एल कितना हो गया है, L/2 हो गया है, ए कितना हो गया है, 2a हो गया है, तो L/2 नीचे आएगा तो रो L/2 हो जाएगा 4a। रो L/A क्या था, रो L/A पहले वाले तार का प्रतिरोध, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं R/4। तो कह रहा है अब उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो जो पहले प्रतिरोध था उसका 1/4, यानी कि एक चौथाई कम हो जाएगा ना। और हमें पता भी है कि लंबाई घटाते हैं कम करते हैं तो प्रतिरोध घटता है, या लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है। एक तो लंबाई घट रहा है तो प्रतिरोध घटेगा, और क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है, क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, तो क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है, तो ओवरऑल प्रतिरोध घट जाएगा, कितना हो जाएगा, R/4। अगर मान लीजिए ये 12 ओम होता है इसका प्रतिरोध, तो इसका 12/4 3 ओम बचता। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं दिया गया है तो हमने अपने मन से एल आर एल ये सब मानकर कर दिया है। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, R/4। आर क्या है, जब ये तार को मोड़ा नहीं गया था तब उस समय का प्रतिरोध आर था, हमने ये माना है। चलिए नेक्स्ट, इसका सेकंड पार्ट है, दो प्रतिरोध 3 ओम तथा 5 ओम के हैं, इन्हें किसी सेल से जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा यदि इन्हें परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाए। तो क्या कह रहा है, दो प्रतिरोध हैं, इनको समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, कितने कितने ओम के हैं, पहला है 3 ओम और दूसरा है 5 ओम। इनको किसी सेल से जोड़ दिया गया, मान लीजिए सेल का विभवांतर जो है V है, ठीक है। अब इसका भी अगर समांतर क्रम में होते हैं तो उनका विभवांतर सेम होता है, क्योंकि ये V से जुड़ा है, ये 0 से जुड़ा है, तो इसका भी वोल्टेज V होगा, इनका विभवांतर, और इसका भी विभवांतर V होगा। अब अगर हमें हीट निकालना है, क्या मतलब कौन गर्म होगा पूछ रहा है ना,
तो गर्म होगा, गर्म होने का क्या मतलब, जिसमें ज़्यादा ऊष्मा निकलेगी वो ज़्यादा गर्म होगा। तो एच का फार्मूला हमने एक क्वेश्चन में लगाया था बहुविकल्पीय वाले में, याद करिए, वी स्क्वायर बाई आर। समय नहीं दिया गया, वैसे वी स्क्वायर बाई आर टी होता है, समय नहीं दिया गया है कोई, तो एक सेकंड ले लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए एच वन है, यहाँ पे एच टू कितना है, वी स्क्वायर बाई, यहाँ का चलो आर वन बोल दे रहे हैं, ये आर टू। तो यहाँ पे रख दें वी स्क्वायर बाई, क्योंकि सेल तो दिया नहीं, वी वोल्ट हमने माना है, तो आर वन कितना है 3 ओम, और यहाँ पे वी स्क्वायर बाई आर टू कितना है 4। तो ऊपर की वैल्यू सेम है, वी स्क्वायर। अगर नीचे छोटा नंबर है तो यहाँ पे जो भी सॉल्व करके आएगा वो बड़ा आएगा, यानी कि यहाँ पे उष्मा ज्यादा निकलेगी, यहाँ पे कम निकलेगी। बताओ ये, अरे ये किसी कोई संख्या है, मान लो वी स्क्वायर, मान लो हमने कितना ले लिया, 5 वोल्ट ले लिया, 5 वोल्ट ले लिया, ऐसे कोई वैल्यू ले लो अगर नहीं समझ में आ रहा है। तो बी की वैल्यू 5 रखोगे तो ये आ जाएगा एच वन बराबर 5 का स्क्वायर 25/3, और यहाँ पे 25/4। तो 25/3 करोगे जब, तो कितना आ जाएगा, 3 अट्ठे 24, और 3 त्रिका 9, 8.3। और इसमें करोगे 4 छक्के 24, और 4 दूनी 8। तो देखो ये 8.3 आ रहा है, ये 6.2 उष्मा जूल में आएगी। तो कौन, इसमें ज्यादा उष्मा निकल रही है। मैंने एक एग्जाम्पल लेके तुम्हें दिखा दिया, वैसे यहाँ का नंबर छोटा है तो ये वैल्यू बड़ी आएगी। तो 8.3 ये वाला, यहाँ पे ज्यादा उष्मा निकल रही है तो ये ज्यादा गर्म होगा। ठीक है, तो 3 ओम का प्रतिरोध अधिक गर्म होगा, 3 ओम का प्रतिरोध अधिक गर्म होगा। ध्यान से देखिए, बस वो फार्मूला याद होना चाहिए, उष्मा वाला, गर्म हो रहा है तो उष्मा वाला प्रतिरोध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसका फर्स्ट पार्ट है 20, 24 और 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार पहले श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में जुड़े हैं, प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए 20, 24 और 30। ये तीनों तार श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तीनों प्रतिरोध। तो इनका श्रेणी क्रम क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो याद रखना होगा, तीनों को जोड़ देते हैं, सिंपल सा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तो कुछ नहीं था इसमें, 30, 20, 50 और 24, 74, 74 ओम। ठीक है, ये श्रेणी क्रम में हो गया ए वाला पार्ट। बी वाला, बी में कह रहा है समांतर क्रम में जुड़े हो तीनों, तीनों को समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे तो कैसा जुड़ेगा, यहाँ पे 20 ओम, फिर 24 ओम, फिर कितना, 24 ओम, फिर 30 ओम। चलो, इनका तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 यानी कि 20 प्लस 1/R2 24 प्लस 1/R3 30। एक बार लिख देना चाहे तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 तरीके से फार्मूला वगैरह लिख देना। इसे R1 बोल देना, इसे R2 बोल देना, इसे R3 बोल देना, ऐसे इसमें भी लिख देना R1 प्लस R2 प्लस R3। इनको सॉल्व करो, इनका एलसीएम निकालो, 20, 24 और 30 तो कितने से कटेंगे ये, 30, 40, 60 से तो ये दोनों कट जाएंगे, ये नहीं कटेगा। फिर 120, 120 इनका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम निकालना सीख लो। 20 × 120, 24 × 5 = 120, 30 × 4 = 120, 6×5 = 11, 4 सही किया है ना, 20 × 6 = 120, 24 × 5 = 120। ठीक है, और 3 × 4 = 120, 30 × 4 = 120। तो 6×5 = 11, 4 15 आ गया, 15/120। तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट पलट देंगे तो, या फिर काट दो इसको, 15 × 1 = 15 कट जाएगा ना पूरा, 15 × 8 = 120। तो रिवर्स कर देंगे, आर इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध बराबर कितना आ जाएगा, 8 ओम, ये भी 8 ओम हो जाएगा। तो इसमें 74 ओम और इसमें 8 ओम, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो बढ़ जाता है प्रतिरोध, समांतर में जोड़ते हैं तो घट जाता है। ठीक है,
इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। किसी परिपथ में 5 एम्पीयर की धारा 8 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो इस समयांतर में परिपथ से कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? तो देखो, इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात है, तो सीधा-सीधा दिमाग में फ़ॉर्मूला आना चाहिए, पड़ा होगा Q बराबर NE। यहाँ पे Q है आवेश, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। E क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम्ब। तो N निकालना है हमें। N बराबर क्या हो जाएगा? E इधर आ जाएगा Q बाई E। अब हमें आवेश तो दिया नहीं गया है, लेकिन हमें वैद्युत धारा दी गई और समय दिया गया है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम? वैद्युत धारा का फार्मूला याद है? I इक्वल्स टू Q बाई T। तो Q बराबर आई टी। अब वैद्युत धारा भी दिया गया, समय भी दिया, Q की जगह पे क्या रखेंगे? N बराबर आई टी अपॉन ई। ठीक है, N बराबर आई टी अपॉन ई। चलो, सारी वैल्यू रख दो। I कितना दिया है? 5 एम्पियर, और T कितना दिया है? 8 सेकेंड, और E कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। ध्यान से देखना, एक जीरो बढ़ाएंगे यहाँ पे और ये दशमलव हटा देंगे। ठीक है, अब जैसे सॉल्व करना है कर लो। 16 पंचे 80, 5 बच्चे 25, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 25, और 10 की घात माइनस 19 ऊपर जाएगा, गुणे 10 की घात प्लस 19 हो जाएगा। चाहो तो यहाँ पे एक अंक पे दशमलव लगा दो, 2.5। अगर एक अंक पे यहाँ दशमलव लगाया तो ये एक से घट जाएगा, 25 से 2.5 ये घट रहा है, तो इसको बढ़ाएंगे। आ, हाँ, इसको बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी। तो गुणे हो जाएगा 10 की घात 20। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, संख्या है ना, संख्या का क्या मात्रक? समझ में आया क्या किया हमने? इलेक्ट्रॉनों की कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो तुरंत दिमाग में ये फार्मूला आना चाहिए, Q बराबर NE, जहाँ पे Q आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो N बराबर E इधर आ जाएगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, तो N इक्वल्स टू Q बाई ए। अब हमारा टास्क ये है कि Q निकालें हम किसी तरीके से। तो Q तो नहीं दिया गया है, I दिया है, करंट यानी कि वैद्युत धारा दिया है 5 एम्पियर, और समय दिया है 8 सेकंड। तो हमें ये फार्मूला पता है, I बराबर Q बटे T। तो Q बराबर आई टी। तो Q की जगह पर क्या रख दिया यहाँ पे? आई टी रख दिया, I रखा 5, और T 8 सेकंड, नीचे E की वैल्यू 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। सॉल्व किया, आ गया तुम्हारा आंसर। इसी में दूसरा पार्ट भी है, कह रहा है यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो तो ऊष्मा की गणना कीजिए। यहाँ पे कर दूं, परिपथ का प्रतिरोध, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये 2.5 गुणे 10 की घात 20। इसका दूसरा पार्ट जो है, आर दिया है 20 ओम, अगर प्रतिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो तो क्या निकालना है? ऊष्मा की गणना कीजिए। तो वो वाला फार्मूला देखो, करंट हमें दिया है, समय दिया है, और प्रतिरोध दिया है, तो H बराबर आई स्क्वायर आर टी। तीनों फार्मूले याद रहेंगे तो सोच लेंगे, जो जो दिया रहेगा उसी के हिसाब से लगा लेंगे। आई स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, और प्रतिरोध कितना है 20, और समय कितना है 8। तो कितना हो जाएगा? 25 अट्ठे 200, और 200 गुणे 20, तो कितना हो जाएगा ये? 200 गुणे 20 तो हो जाएगा ये 4000 जूल। माँ, इतनी उसमें, ठीक है। तो 24 का, ये 24 तक ही है, लेकिन इसमें दो पार्ट है, एक अथवा करके भी है ना, तो अथवा वाला भी कर देते हैं। 24 में दो पार्ट दिया जाता है, ये दोनों तो आपको करने ही थे, इसी का एक अथवा में करके है, तो चाहे ये दोनों करिए चाहे अथवा वाला करिए। तो 24 का फर्स्ट हो गया, अब अथवा वाला पार्ट देख लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 का अथवा वाला पार्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान का, फिजिक्स का ये लास्ट पार्ट है। तो इसमें 3 पार्ट में दिया हुआ है, तीनों 2-2 नंबर के हैं, 6 नंबर का ओवरऑल क्वेश्चन है। तो पहला देखते हैं, 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करती? क्यों नहीं करती? अगर 2 चुंबकीय बल रेखाएं, मान लीजिए एक चुंबकीय बल रेखा ऐसे है, एक ऐसे है। तो चुंबकीय बल रेखा का एक गुण होता है कि अगर हमें किसी पॉइंट पर चुंबकीय बल रेखा की दिशा ज्ञात करनी हो, तो उस पर स्पर्श रेखा बनाते हैं, और वही स्पर्श रेखा की दिशा उस पर वहाँ पे उस पॉइंट पे चुंबकीय बल रेखा की दिशा होती है। जहाँ पे काटती है ना, वहाँ पे हम 2 स्पर्श रेखा बना सकते हैं। एक ये और एक इसके हिसाब से, दोनों काट रहे हैं तो एक इसके हिसाब से। अब काटेंगी अगर काटेंगी तो यहाँ पे 2 दिशा प्राप्त होगी, किसी एक बिंदु पर 2 दिशा नहीं हो सकती है चुंबकीय बल रेखाओं की, एक बिंदु पर एक ही दिशा हो सकती है। तो जिस बिंदु पर काट रही है वहाँ पे 2 स्पर्श रेखा बनेगी। सबसे पहले हम क्या समझेंगे?
कि अगर हमें दिशा ज्ञात करनी है, किसी पॉइंट पर चुंबकीय बल रेखा की दिशा ज्ञात करनी है, तो उस बिंदु पर स्पर्श रेखा बनाते हैं। जैसे मान लो ये चुंबकीय बल रेखा है, यहाँ पे दिशा बतानी है, तो यहाँ पर स्पर्श रेखा बनेगी, ये हो जाएगी। ठीक है? यहाँ पर निकालनी है, तो यहाँ पर स्पर्श रेखा बनेंगे, ये हो जाएगी। अब जिस बिंदु पर काट रही है, उस बिंदु पर 2 स्पर्श रेखा, एक तो इस वाले के हिसाब से बनेंगी और एक इस वाले के हिसाब से बनेंगी। तो किसी एक बिंदु पर 2 दिशाएँ नहीं हो सकती, संभव नहीं है। इसलिए 2 चुंबकीय बल रेखाएँ एक-दूसरे को परिच्छेद नहीं करती, काटती नहीं है। ठीक है? तो ये उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, बस सिंपल सा इतना ही था। और दूसरा चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों को लिखिए। तो मैं बोल दे रहा हूँ, लिखिए, थ्योरेटिकल पार्ट है। चुंबकीय बल रेखा क्या होती है? ऐसे चुंबक मान लो एक है, उसमें 2 ध्रुव होते हैं। एक को उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, एक को दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो चुंबकीय बल रेखाओं का पहला गुण ये होता है कि चुंबकीय बल रेखाएँ उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करते हैं। पहला गुण ये लिखेंगे। उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होती हैं और समांतर होती हैं एक-दूसरे के, ये भी लिख सकते हो। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? हुँ, ये जो है एक बंद लूप बनाती हैं, ऐसे आती हैं, पूरा एक जुड़ी होती हैं। फिर यहाँ पे, फिर ये वाले एक बंद लूप बना, तो चुंबकीय बल रेखाएँ बंद लूप का निर्माण करती हैं, ये लिख लेंगे दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में क्या लिखें? तीसरा यही वाला लिख दो कि 2 चुंबकीय बल रेखाएँ कभी एक-दूसरे को काटती नहीं हैं, तीसरा गुण ये हो गया। चौथा गुण लिख सकते हो कि अगर देखो, जैसे यहाँ पे जहाँ से निकल रही है ना, यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएँ बहुत पास-पास हैं। इसका मतलब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बहुत प्रबल है, मजबूत है और जहाँ पे दूर-दूर है, जैसे यहाँ पे दूर है बीच में, तो यहाँ पे कमज़ोर है, दुर्बल है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हम तीसरे पॉइंट में चौथे पॉइंट में लिख देंगे कि जहाँ पर या फिर जिन क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएँ पास-पास होती हैं, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है तथा जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएँ दूर-दूर होती हैं, उस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है या कमज़ोर होता है, कम होता है। ठीक है? और अगर चुंबकीय क्षेत्र, एक पॉइंट और लिख सकते हो कि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर स्पर्श रेखा बनाते हैं। ठीक है? ये 4-5 पॉइंट लिख सकते हो, आप अपने नोट्स से, क्वेश्चन बैंक से इसको लिख सकते हो। ठीक है? तो ये दोनों, इसमें 4 पॉइंट लिखने हैं, ये तो एक ही पॉइंट है, समझा देना है। तीसरा पार्ट क्या है? किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक तार पर आरोपित बल कब अधिकतम होगा? तो बल का देखो, तुम्हारे सिलेबस में तो है नहीं बहुत ज़्यादा डिटेल में, थोड़ा बहुत जो है मैं बता दे रहा हूँ कि धारावाही चल किसी चुंबकीय क्षेत्र में, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र हमने यहाँ पे बना दिया, ऐसे बना दो, ऐसे भी बना सकते हो, अंदर बना दो, बाहर बना दो। और एक धारावाही चालक का मतलब एक तार ले लिया हमने, एक तार ले लिया और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है? और इसकी लंबाई मान लो, ये करंट जो तार है उसकी लंबाई कितनी है? L मान लो, ठीक है? इसकी लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण मान लो थीटा दिया है। तो इस पर लगने वाला जो बल होता है, F बराबर, सीधा-सीधा फ़ॉर्मूला बता रहा हूँ, 12th में इसका डेरिवेशन वगैरह देखोगे, F इक्वल टू BIL sin थीटा। B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। I कितनी वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है? L है चालक की लंबाई और थीटा क्या है? B और L के बीच का कोण, B और L, यानी कि जो लंबाई है, लंबाई चाहे इधर ले लो, लंबाई हम किस दिशा में लेते हैं? वैद्युत धारा की दिशा में लंबाई को लेते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र B और लंबाई L के बीच का कोण, के बीच कोण कितना है? कोण थीटा। अब ये फ़ॉर्मूला हो गया बल का। अब ये कह रहा है ये बल अधिकतम कब होगा? जैसे मान लीजिए हमने एक तार ले लिया, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र ले लिया। चुंबकीय क्षेत्र ले लिया, फिक्स हो गया। तार ले लिया, चालक तार की लंबाई फिक्स हो गई, उसमें करंट फ्लो करा दिया, I फिक्स हो गया। तो B, I, L तीनों फिक्स कर दिया। बदल क्या सकते हैं हम? थीटा बदल सकते हैं, अलग-अलग कोण पे रखेंगे। तो अलग-अलग थीटा रखेंगे तो बल अलग-अलग आएगा। तो ये बदल रहा है, थीटा पर निर्भर कर रहा है। और साइन थीटा की वैल्यू अधिकतम कितनी होती है? 1 होती है। साइन थीटा का अधिकतम मान, साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है। और कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री होता है। थीटा बराबर 90 डिग्री पे।
हम इसमें लिख देंगे, अतः थीटा बराबर 90 डिग्री पर धारावाही चालक पर बल अधिकतम होगा। ठीक है? कब अधिकतम होगा? जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। साइन थीटा अधिकतम कब होता है? 90 डिग्री पर। यानी कि जब चुंबकीय क्षेत्र और एल के बीच, यानी कि सीधा-सीधा बोले तो ऐसे रखा हो, तार ऐसे रखा हो। अब देखो ये एल हो गया और ये चुंबकीय क्षेत्र, तो दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण है, तो इस स्थिति में चुंबकीय बल अधिकतम लगेगा। ठीक है? सीधा-सीधा ये फ़ॉर्मूला आपको लिखना है। इस फ़ॉर्मूला कहाँ से आया है? 12th में इसका डेरिवेशन वगैरह पढ़ोगे। ठीक है? तो 2025 का सेट 1 खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम सेट 2 लेकर आएँगे। तब तक आप इसको ढंग से रिवाइज़ करिए।